हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं इंजीनियर विकास कुमार आप सभी का ऑनलाइन पोर्टल में स्वागत करता हूं। आज मैं स्पेशली इलेक्ट्रिकल मशीन 2 का डिस्कशन करने जा रहा हूं, जो कि आपका आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 4 में है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। ये जो सब्जेक्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बोल सकते हैं कि रीढ़ का हड्डी है, यानी कि इलेक्ट्रिकल मशीन के बिना आपका कुछ नहीं हो सकता है। कहीं भी जाइएगा, इंटरव्यू में जाइए, इलेक्ट्रिकल मशीन से तो क्वेश्चन रहना ही रहना है। एग्ज़ाम दीजिए तो भाई ये भी 4 क्रेडिट का है, अच्छा खासा मार्क्स भी कैरी करता है। साथ साथ कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि किसी भी नज़रिए से देखिए, कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। गेट में क्वेश्चंस पूछिए, ईएसी में क्वेश्चन पूछिए, इस टॉपिक से तो रहना ही रहना है, फिक्स है कि क्वेश्चंस रहेगा। और गेट में भी क्वेश्चन थोड़ा घुमा घुमा के पूछता है, तो एक कंसेप्ट लेना जरूरी है। तो केवल सेमेस्टर पास कर जाने से हमको नहीं होगा बढ़िया दोस्त, तो हम लोग को सेमेस्टर के साथ साथ गेट का भी तैयारी करना है, ईएसी का भी तैयारी करना है, क्योंकि सेमेस्टर पास करके कीजिए कि आखिर तो कहीं ना कहीं जॉब लेना ही है, आगे हायर स्टडी करना ही है। तो हम लोग इस सब्जेक्ट को इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपका सेमेस्टर में तो अच्छा मार्क्स आएगा ही आएगा, साथ साथ एभव के लिए भी अच्छे हो। कंसेप्चुअल टॉपिक है, पढ़ने में मजा आएगा। जो भी कंसेप्चुअल टॉपिक होता है जिसको अच्छे से समझ में आएगा तो आप इंजॉय कीजिएगा सब्जेक्ट को। हम आशा करेंगे कि सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छे से इंजॉय कीजिएगा। तो आ जाते हैं हम टॉपिक पर। ये सब्जेक्ट में टोटल जो है मॉड्यूल की संख्या 5 मॉड्यूल है। कितना मॉड्यूल है? 5 मॉड्यूल है। तो ये 5 मॉड्यूल में देखिए क्या है। मॉड्यूल 1 में फंडामेंटल ऑफ एसी मशीन वाइंडिंग के बारे में पढ़ना है। तो फंडामेंटल ऑफ एसी मशीन वाइंडिंग, इसमें वाइंडिंग के बारे में डिटेल में पढ़ना है कि वाइंडिंग कितना प्रकार का होता है, कैसे होता है, सारे चीज़ के बारे में पढ़ना है। उसका फिजिकल अरेंजमेंट कैसा होगा, वाइंडिंग का फिजिकल अरेंजमेंट कैसा होगा, स्टेटर रोटर में कैसे होगा, 3 फेज होगा, स्टार कनेक्टेड होगा या डेल्टा कनेक्टेड होगा, या फिर कंसेंट्रिक वाइंडिंग होगा, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होगा, कैसा होगा, इसके बारे में पढ़ना है आपको। स्लॉट के बारे में पढ़ना है। स्लॉट पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली टीथ के बारे में भी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। साथ साथ कॉइल के बारे में पढ़ना है, तो कॉइल के बारे में फुल डिटेल में पढ़ेंगे। कॉइल बेसिकली 3 तरह का कॉइल है आपका, शॉर्ट पिच कॉइल, फुल पिच कॉइल, ओवर पिच कॉइल, सारे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शनल वाइंडिंग, कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। यही कंसंट्रेटेड वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग से सिंक्रोनस मशीन में फैक्टर है, पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। ये दोनों फैक्टर को भी देखेंगे, और दोनों को अगर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, वाइंडिंग फैक्टर होगा। अभी बस हम सिलेबस में क्या है, कैसे पढ़ेंगे, इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। बाकी तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और फुल्ली कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। एयर गैप में एमएमएफ क्या होगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स उत्पन्न होगा तो उससे क्या होगा, फ्लक्स कैसे उत्पन्न होगा, ये सारे टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ेंगे। वाइंडिंग फैक्टर क्या है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, पिच फैक्टर क्या है, वाइंडिंग फैक्टर क्या है, और फैक्टर है आपका कम्यूटेटर फैक्टर है। तो सारे फैक्टर के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे और फुल डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये मॉड्यूल 1 के तहत है। मॉड्यूल 2 के तहत में है पल्सेटिंग एंड रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, पल्सेटिंग फील्ड तो मतलब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के बारे में इसमें पढ़ना है। पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, पल्सेटिंग वेरिएबल है। पल्सेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, अल्टरनेटिंग करंट इन वाइंडिंग विथ डिस्प्लेसमेंट, 120 डिग्री डिस्प्लेसमेंट, 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या होगा, 30 डिग्री डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या होगा आपका। और इससे रिलेटेड बहुत सारा टर्म है जो कि यहाँ पर हम नहीं लिखे हैं, बहुत सारा टर्म्स इसमें आपको पढ़ना है। और एक और है आरएमएफ, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रिवॉल्विंग फील्ड मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से तो गारंटेड है कि क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव भी रहता है आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और सेमेस्टर में इससे फिक्स है कि क्वेश्चंस आपको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से पूछेगा ही पूछेगा। ये गारंटेड क्वेश्चन है कि पूछेगा, ठीक है। तो ये भी चैप्टर्स जो है मॉड्यूल 2, ये भी इंपॉर्टेंट है खास आपका, ठीक है। ये मॉड्यूल 2 में ये सब सारे चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं मॉड्यूल 3 में। मॉड्यूल 3 में है इंडक्शन मशीन। इंडक्शन मशीन जो होता है कैसा होता है, एसिंक्रोनस मशीन होता है। एसिंक्रोनस क्यों बोलते हैं कि मान लें कि रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क उत्पन्न होने के लिए रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड होना जरूरी है। अगर रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तब तक टॉर्क उत्पन्न नहीं होगा। टॉर्क उत्पन्न नहीं होगा तो मोटर घूमेगा ही नहीं घूमेगा। तो इंडक्शन मोटर में अगर हम बात करेंगे तो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड होना जरूरी है। अगर होगा तो घूमेगा, नहीं होगा तो नहीं घूमेगा। तो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण से घूमेगा। और ये जो इंडक्शन मशीन है, ये अगर हम मोटर और जनरेटर का बात करेंगे, मोटर कब होता है, जब आपका रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से कम होता है तो इंडक्शन मोटर होता है, और जब आपका रोटर का स्पीड ग्रेटर देन सिंक्रोनस स्पीड होता है तो इंडक्शन जनरेटर होता है। मोटर जनरेटर का खेला जो है से इंडक्शन
जनरेटर और मोटर का सिंक्रोनस स्पीड से रिलेटेड है। सिंक्रोनस स्पीड से कम होगा तो इंडक्शन मोटर, अगर रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा होगा तो इंडक्शन जनरेटर। आपका दिमाग में चल रहा होगा सर यदि ये रोटर का स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाए तब क्या होगा। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो ना तो इंडक्शन मोटर होगा ना ही इंडक्शन जनरेटर होगा। इट नाइदर वर्क एट द मोटर नॉर वर्क एट द जनरेटर। क्यों? क्योंकि अगर रोटर भी इसी स्पीड से घूमेगा, रिवॉल्विंग भी इसी स्पीड से घूमेगा, फ्लक्स काटेगा ही नहीं, फ्लक्स काटेगा ही नहीं तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ही नहीं। यानी कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के लिए रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। अगर दोनों का स्पीड सेम होगा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का और रोटर स्पीड का, तो आपका फ्लक्स नहीं कट करेगा। फ्लक्स नहीं कट करेगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा। और यानी कि कहने का मतलब है इंडक्शन मोटर हो चाहे जनरेटर हो, कभी भी वो सिंक्रोनस स्पीड पर घूम नहीं सकता है। इसीलिए इंडक्शन मशीन को हम लोग एसिंक्रोनस मशीन के बारे में बोलते हैं। एसिंक्रोनस मशीन भी कहते हैं किसको? इंडक्शन मशीन को। और इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ना है, टाइप्स के बारे में पढ़ना है, कैसा होगा, इसका स्टेटर कैसा होगा, रोटर कैसा होगा, क्या क्या और इसमें बनावट में वाइंडिंग कैसा होगा, सारे चीज़ के बारे में कंस्ट्रक्शन पढ़ना है। टाइप बेसिकली अगर बात करें तो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक आपका स्क्विरल केज रोटर होता है और एक आपका स्लिप रिंग रोटर होता है। तो इंडक्शन मोटर का जो नाम पड़ता है यही रोटर के कंस्ट्रक्शन के आधार पर इसका नाम पड़ता है। अगर हमारा स्क्विरल केज रोटर का इस्तेमाल करेंगे तो इसको बोलेंगे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। अगर हम स्लिप रिंग का इस्तेमाल करेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो ये जो हम लोग बात करते हैं किसके आधार पर बात करते हैं? रोटर के आधार पर बात करते हैं। तो स्क्विरल केज होगा तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होगा तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बोलेंगे। दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है, दोनों का स्टार्टिंग प्रिंसिपल दोनों का अलग अलग है। तो दोनों के बारे में हम लोग स्टार्टिंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे। साथ ही साथ टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि स्लिप के साथ टॉर्क कैसे वेरिएशंस है। स्लिप क्या होता है? बेसिकली मान लीजिए कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एनएस से घूम रहा है और रोटर उससे कुछ स्लिप कर गया स्पीड से, यानी रोटर का स्पीड कुछ कम है सिंक्रोनस स्पीड से। जितना स्पीड से स्लिप कर जाता है उसको स्लिप स्पीड बोलते हैं और पर यूनिट स्लिप स्पीड को ही हम लोग स्लिप बोलते हैं। स्लिप को फुल डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे स्लिप का जो फार्मूला होता है एस बराबर सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड बटा एनएस, ये स्लिप का फार्मूला होता है। तो यही स्लिप और टॉर्क में कुछ रिलेशन होता है। टॉर्क हम लोग ड्राइव करेंगे, उसका फार्मूला होता है 3 डिवाइड बाई, उसका फार्मूला टॉर्क का होता है, क्या होता है 3 डिवाइड बाई 2 पाई एन एस ए सी टू स्क्वायर आर टू बटा में क्या आर टू स्क्वायर प्लस ए सिक्स टू का होल स्क्वायर। ये टॉर्क इक्वेशन है। इस टॉर्क इक्वेशन को हम लोग ड्राइव करेंगे और इस टॉर्क और इस स्लिप के बीच जो रिलेशन होगा उसी को बोलेंगे हम लोग क्या? टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। तो टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हम लोग फुल डिटेल में पढ़ेंगे। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस पढ़ेंगे इसमें कि कैसे इसका ग्राफ वेरी कर रहा है स्लिप का टॉर्क के साथ में, ठीक है। और अगर हमारा स्टार्टिंग में कितना टॉर्क है, मैक्सिमम टॉर्क क्या है, इसका डेरिवेशन कैसे होगा, ये भी एग्जाम्स में आपका पूछता है। ये स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क में क्या रिलेशन है ये भी पूछता है। इंडक्शन मशीन का इक्विवेलेंट सर्किट कैसा है ये भी पूछता है। फेजर डायग्राम, जस्ट इसका आपका फेजर डायग्राम बात करेंगे तो ट्रांसफार्मर आप पढ़े होंगे मशीन 1 में, तो ट्रांसफार्मर से भी मिलता जुलता इसका ये फेजर डायग्राम है। इसमें लॉसेस पढ़ना हमको, इफिशियंसी के बारे में पढ़ना है। तो लॉसेस क्या होता है जानते ही हैं आप। तो आपका मशीन में कॉपर लॉस होगा, आयरन लॉस होगा, विंडेज लॉस होगा, मैकेनिकल फ्रिक्शन लॉस होगा, ये सब लॉसेस के बारे में पढ़ेंगे। लॉसेस अगर ज्ञात कर लेंगे तो इफिशियंसी भी पढ़ेंगे। स्टार्टिंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे इसको स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस स्टार्टिंग मेथड है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग है, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा ब्रेकिंग के बारे में इसको पढ़ेंगे, जैसे आपका ब्लॉक रोटर टेस्ट है, नो लोड टेस्ट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ साथ इसके अलावा स्पीड कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। स्पीड कंट्रोल में आपका कौन कौन सा स्पीड कंट्रोल मेथड है, इसमें बहुत सारा। तो जैसे स्लिप, हम लोग स्लिप के कारण से भी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, एनएस के कारण भी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए फ्रीक्वेंसी चेंज करना पड़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी चेंजिंग मेथड होता है, पोल चेंजिंग मेथड होता है, वोल्टेज कंट्रोल मेथड होता है। ये सब सारे मेथड को हम लोग पढ़ेंगे स्पीड कंट्रोल के तहत में, ठीक है। इसको सेल्फ एक्साइटेड इसको बोला जाता है, सिंगल एक्साइटेड। लेकिन अगर हम डबल एक्साइटेड बात करेंगे तो कैसा होगा, तो सेल्फ एक्साइटेड और डबल एक्साइटेड दोनों एक्साइटेशन को हम लोग देखेंगे। किसमें देखेंगे? इंडक्शन मशीन में। और रिलेटेड जो भी टर्म्स होगा वो सब सारे चीज़ को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। क्लियर है? इसमें सर मॉड्यूल नंबर 3 में अब बोल दिया जाए, ये जो पूरा जो सब्जेक्ट है इसमें मॉड्यूल 3 जो है से एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, टीटीआई है। टीटीआई मतलब
तावा तोड़ इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ ही आपका मॉड्यूल 5 जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल 3 मॉड्यूल 5 अगर कोई स्टूडेंट अगर ये दोनों मॉड्यूल को भी कवर कर लेते हैं तो हम आशा करते हैं कि सेमेस्टर एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स ले आएंगे। ठीक है, तो ये दोनों मॉड्यूल जो है से बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल नंबर 3 और मॉड्यूल नंबर 5। तो ये दोनों यूनिट को हम लोग पहले कवर करेंगे ताकि आपका क्या हो, बहुत आसानी से सब चीज़ आपका होते जाए। सारे को पढ़ाएंगे लेकिन ये दोनों जो यूनिट है जैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम लोग मॉड्यूल 4 के बारे में बात करते हैं। तो जैसे हम 3 फेज इंडक्शन मोटर का बात कर रहे हैं उसी तरह से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी होता है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का हम लोग बनावट पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे कि कैसा इसका कंस्ट्रक्शन है, किसका, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। सिंगल फेज इंडक्शन में ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं होता एक फेज के द्वारा। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा तभी टॉर्क उत्पन्न होगा, और ये जो टॉर्क उत्पन्न होगा कब, जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने के लिए कम से कम 2 फेज का जरूरत पड़ता है। तो सिंगल फेज में तो सिंगल फेज ही है, तो वहाँ पर एक डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी है जिससे हम लोग एनालाइज करते हैं कि इसमें भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो सकता है। तो वही आपका कंस्ट्रक्शन के साथ साथ डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़ना है। और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के पास आपका सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होता है। कहने का मतलब वो अपने से नहीं घूमता है। जैसे सेम एग्जांपल, कभी कभी आप ट्रेन में सफ़र कर रहे होंगे तो कोई ऐसा भी फैन होगा जो नहीं चल रहा होगा लेकिन पेन से उसको घुमा देते होंगे तो चलना चालू कर देता होगा। तो क्या है, उसके पास सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क नहीं है। तो सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क नहीं है इसलिए वो नहीं घूम रहा है। अगर उसको टॉर्क एक बार मिल गया तो क्या हो गया, घूमना चालू कर दिया। तो ये जो है सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता, इसलिए इसको स्टार्ट करने के लिए कुछ मैकेनिकल फोर्स की ज़रूरत पड़ता है। इसको स्टार्ट करने के लिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, इसका जिस मेथड से हम लोग स्टार्ट करते हैं उसी के नाम पर इंडक्शन मोटर का नाम पड़ जाता है। इसे पढ़ना स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, साथ साथ कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, नो लोड एंड ब्लॉक रोटर टेस्ट आदि, ये सब पढ़ना आपको। ये जो है से आपका मॉड्यूल नंबर 4 है। मॉड्यूल नंबर 5 का बात कर रहे हैं, ये स्पेशल मशीन है, कहने का स्पेशल मशीन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या पढ़ना है देखिए, हिस्टेरेसिस मोटर के बारे में पढ़ना है, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है। इसके अलावा रिलक्टेंस मोटर के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा BLDC, आजकल BLDC का बहुत उपयोग हो रहा है, ब्रशलेस DC मोटर के बारे में पढ़ना है। सिंक्रोनस मशीन के बारे में पढ़ना है, सिंक्रोनस मशीन का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, बनावट कैसा होता है। इसका भी 2 तरह का आपका टाइप्स है रोटर का, आपका एक साइलेंट पोल या प्रोजेक्टेड पोल उसको बोलते हैं, दूसरा जो है आपका सिलेंड्रिकल पोल या फिर नॉन साइलेंट पोल होता है। तो ये 2 तरह का रोटर है। तो दोनों तरह के रोटर का कंस्ट्रक्शन हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें कैसे EMF इक्वेशन को ड्राइव करेंगे इसको पढ़ेंगे। आर्मेचर रिएक्शन उसमें क्या है, उससे रिलेटेड टर्म्स क्या है, आर्मेचर रिएक्शन कितना तरह का होगा। जैसे एक होता है मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, एक होता है आपका डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, एक होता है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। दो का मिक्स भी पॉसिबल है आपका, मैग्नेटाइजेशन के साथ साथ क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन के साथ साथ क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। तो सारे केस को हम लोग आर्मेचर रिएक्शन के तहत हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है, पढ़ेंगे। इसके अलावा इसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। भी कर्व क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। 2 रिएक्शन थ्योरी इसके बारे में क्या पढ़ेंगे। इसमें पैरेलल ऑपरेशन कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। पैरेलल ऑपरेशन करने का मतलब क्या है, 2 अल्टरनेटर है, अगर 2 अल्टरनेटर को एक साथ हम लोग को जोड़ना है तो क्या क्या कंसिक्वेंस हम लोग करेंगे, तो ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है ऑल अबाउट द किसके द्वारा, इलेक्ट्रिकल मशीन 2, ये जो 4th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए ये है आपका। क्लियर है, तो ये जो है आपका आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, ये इलेक्ट्रिकल को भी पढ़ना है, साथ ही साथ आपका EEE वाले को भी पढ़ना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये सिलेबस का फुल आपका वीडियो लेक्चर मिल जाए, फुल वीडियो लेक्चर मिल जाए, साथ साथ PDF नोट मिल जाए, ठीक है, तो हमारा एक ऐप है जिसका नाम है आपका क्या, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। इसका ऐप का नाम क्या है, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। ये जो बेस्ट टेक्निकल एकेडमी है, इस ऐप को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके
अपना नाम, मोबाइल नंबर ये सब रजिस्टर कर दीजिए। और रजिस्टर करने के बाद एक नीचे में आपका स्टोर सेक्शन आएगा। क्या आएगा? स्टोर आएगा। तो स्टोर पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर सर्च कीजिएगा AKU सर्च कीजिएगा तो आपका 4th सेमेस्टर का आपका सिलेबस आ जाएगा, 4th सेम का आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 4th सेम पर जाइएगा। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट भी अवेलेबल है, तो 4th सेमेस्टर पर जा करके वहाँ पर क्लिक करके सारे आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, वहाँ पर आपका PDF नोट्स मिल जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारा आपका वहाँ पर लाइव सेशन भी रखा जाएगा, जो कि स्पेशल डॉट जिन बच्चे का होगा उसके लिए स्पेशल डॉट क्लास भी रखा जाएगा। ठीक है, बाकी सारे रिकॉर्डेड फॉर्म में आपका वीडियो लेक्चर मिलेगा। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 7050403084। एक और हेल्पलाइन नंबर है 9097294991। ये दोनों पर कॉल या व्हाट्सएप करके हमसे कोई जानकारी ले सकते हैं। और यदि कोर्स से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो इस पे आप कांटेक्ट करें। अगर हमसे बात नहीं हो पा रही है तो डायरेक्टली कोई टाइम में हमसे आप बात कर लें। ये असिस्टेंट हमारा रिप्लाई करने के लिए आपका बिल्कुल तत्पर है, बिल्कुल आपका कोई भी दिक्कत का सॉल्यूशन आपका मिल जाएगा। और यदि आप आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप AKU 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को सारे अपने दोस्तों के पास फैला दें, ताकि जो भी दिक्कत फेस कर रहे हैं, सेमेस्टर का कहीं पर कोर्स नहीं मिल रहा है तो उनको कोर्स इजीली अवेलेबल हो जाए और अपना स्टडी वो भी क्या करें, चालू कर दें आपके जैसा, जैसे कि आप स्टडी कर रहे हैं। और ऐप लिंक ऐप पर देख रहे हैं तो ऐप लिंक को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें, ताकि सभी बच्चे ऐप को क्या करें, डाउनलोड कर लें, अपना कोर्स को स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, नए एनर्जी के साथ, नए होप के साथ। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।